नमस्कार। मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपनों ने सांख्यिकी के अर्थ और उसके स्कोप के बारे में जाना था। इस लेक्चर में अपने सांख्यिकी के कार्य अर्थात फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है वो ये है कि जटिल तथ्यों को सरल बनाना। जैसा कि पता ही है अपने को, सामान्य व्यक्ति जटिल और बिखरे हुए समकों को न तो सरलता से समझ सकता है और न उनसे कोई परिणाम ही निकाल सकता है, परंतु वर्गीकरण, सारणीयन, चित्रमय व बिंदु रेखीय प्रदर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन आदि की विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग करके जटिल सांख्यिकीय सामग्री को सरल बनाया जा सकता है। अर्थात आपके सामने अगर कोई डाटा है या संख्याएं पेश की जाएं सीधे रूप में, तो कोई भी अगर पढ़ा लिखा या विद्वान आदमी क्यों ना हो, वो भी उसके आधार पर उसको समझ नहीं पाएगा या उसके आधार पर कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। पर उसी डाटे को अपने अगर अच्छी तरह से टेबल में जमा दें या रेखा चित्र बना दें या ग्राफ बना दें, तो उसके द्वारा आप उसको आसानी से समझ सकते हो और ये डिसीजन ले सकते हो या निकाल सकते हो भी क्या हुआ है, कितना ग्रोथ हुई है या कितनी कमी हुई है। तो जो बिखरा हुआ डाटा है उसके आधार पर आपको घंटों की मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु अगर उसको अपने सारणी के रूप में, चित्र के रूप में पेश कर दें तो वही चीज़ आप बिल्कुल एक प्रथम दृष्टया उसको आप समझ लोगे और उसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हो। तो ये जो कार्य है ये सांख्यिकी का ही मेन कार्य है। दूसरा बिंदु है तथ्यों की तुलना करना तथा उनमें संबंध स्थापित करना। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना भी सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न तथ्यों की तुलना करने के लिए माध्य, सूचकांक, गुणांक आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए माध्यों और गुणांकों की सहायता से दो देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जा सकती है और आय वितरण की असमानताओं को भी ज्ञात किया जा सकता है। भी किन देशों में, जैसे इंडिया और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करनी है, भी किस देश की आय ज़्यादा है, किस देश की कम है, तो उसके लिए अपने पास डाटा चाहिए। तो डाटा अपने को कौन उपलब्ध कराएगा? सांख्यिकी उपलब्ध कराएगी। तो उन तुलना के आधार पर अपने डिसीजन ले सकते हैं। इसी प्रकार देश में या पूरे दुनिया में या कैसे आय का वितरण है, समानता है का असमानता है, उसका भी अपने को जो ज्ञान होता है वो सांख्यिकी के माध्यम से होता है। और इस फिर अपने उसके आधार पर नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसियाँ बनाते हैं भी कैसे आय की असमानता को कम किया जाए, कैसे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है, ग्रोथ रेट है, कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो इन सभी का जो अध्ययन है वो सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव है। अब तीसरा बिंदु है नीति निर्धारित करना। सांख्यिकी सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों में नीति निर्धारित करने में पथ प्रदर्शन करती है। देश की आयात व निर्यात नीति, कर नीति, मद निषेध नीति आदि एकत्रित समकों का विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, देश की असमानता है, आय में असमानता है, तो उसके आधार पर आप कर नीति निर्धारित करोगे। तो कर में आप क्या करोगे, जो ज़्यादा आय वाले हैं उन पर आप टैक्स लगाओगे और वही टैक्स से जो आमदनी होगी, आय होगी, वो कम आय वालों को बांटोगे। वो बांटोगे कैसे? वो आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा, सरकारी व्यय के द्वारा। इसी प्रसाद मद निषेध में क्या होता है, अगर कोई नशा है वो ज़्यादा हो रहा है, जैसे एल्कोहल है, दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, तो अगर इसका कंजप्शन या यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से सरकार उस पर टैक्स लगाती है। तो अपने को ज़्यादा कम का अनुमान किससे होगा? वो अपने पास डाटा होगा तभी होगा। और डाटा अपने को कौन उपलब्ध कराएगा? डाटा अपने को उपलब्ध कराती है सांख्यिकी, स्टैट्स। उसके आधार पर अपने पॉलिसी बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको समय समय पर जांच करते रहते हैं कि क्या सुधार हुआ, कितनी कमी हुई, क्या और नई नीति लानी चाहिए। इन सभी के अध्ययन में सांख्यिकी का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है। फिर चौथा बिंदु है व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करना। एक डॉक्टर वाउले हुए हैं, वो क्या लिखते हैं सांख्यिकी के बारे में?
डॉक्टर बाउले ने लिखा है, सांख्यिकी का उचित कार्य है वास्तव में व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि करना। सांख्यिकी के अध्ययन से व्यक्तिगत विचारों को स्पष्टता और निश्चयात्मकता मिलती है। समकों का विश्लेषण व निर्वचन करने से तर्क शक्ति बढ़ती है और प्रत्येक समस्या के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास होता है। सबसे बड़ी बात यह है, आपके सामने समस्या है तो समस्या कैसी है, अगर उसको समस्या को आप डाटा के द्वारा पेश कर दोगे, आंकड़ों के द्वारा स्पष्ट हो जाएगी, तो आधी समस्या तो वहीं हल हो जाती है। भी कोई भी समस्या अगर अपने को आभास ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा कितनी है, क्या है, कम है या ज़्यादा है, तो आप उसके बारे में कौन सा उस समस्या का समाधान ढूंढोगे। उसमें ढूंढने के लिए आपको समस्या की विकटता का अंदाजा होना चाहिए, और वह समस्या की विकटता का अंदाजा अपने को कहाँ से होगा, वो होगा अपने को सांख्यिकी से। जैसे आप देखो कन्या भ्रूण हत्या है, तो कन्या भ्रूण हत्या है तो उसका आप डाटा अपने पास उपलब्ध हो, या 1000 के प्रति मतलब इतनी लड़कियां हैं, इतनी लड़कियों का मतलब भ्रूण में हत्या हो जाती है, गर्भ में हत्या हो जाती है, तो इनका जो अगर अपने पास डाटा होगा, अगर समस्या की विकटता होगी, फिर अलग अलग समस्या के हिसाब से उसका पॉलिसी बनेगी। जैसे आप देखो हरियाणा में इस स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है, तो वहाँ उस हिसाब से गवर्नमेंट स्टेप उठाएगी। केरला में ये आपको पता है अच्छा है, तो वहाँ उस हिसाब से स्टेप उठाएगी। तो अपने को सांख्यिकी है वो मतलब अपने ज्ञान में वृद्धि करती है, और अपने को कोई भी समस्या है उसको अच्छी तरह से सामने लेके आती है। फिर है अनुमान लगाना। सांख्यिकी का ये मैं कहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन करना। सांख्यिकी विभिन्न रीतियों द्वारा केवल वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण नहीं करती, वरना उनके आधार पर भावी अनुमान लगाने में भी सहायक होती है। यह कार्य अंतर्गणन, इंट्रोपोलेशन बोलते हैं इसको, फिर वाहगणन, प्रतीपगमन व पूर्वानुमान आदि की क्रियाओं द्वारा किया जाता है। जो ये मैंने आपको बताया अंतर्गणन, वाहनगणन, प्रतीपगमन, ये आगे वाले जो आपके सांख्यिकी के चैप्टर हैं उनमें आप इनके बारे में विस्तार से जानोगे। वास्तव में आर्थिक विकास की योजनाएं भावी अनुमानों के आधार पर ही बनाई जाती हैं। तो सांख्यिकी का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि सरकार इसके आधार पर पूर्वानुमान लगाती है, या कोई भी पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट या कोई भी व्यक्ति, तो अपने आज की स्थिति के आधार पर फिर वो आने वाले 10 सालों में क्या होगा उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं, उसी आधार पर नीति का निर्धारण करते हैं। तो ये जो विधियाँ आपने देखा अंतर्गणन, वाहन गणन, बाह्य गणन, प्रतीपगमन, इनके द्वारा वो आने वाले 10 साल या 20 साल में क्या होगा उनका अनुमान लगाते हैं, फिर उसी हिसाब से नीति निर्धारित करते हैं। फिर है भी वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच करना। सभी विज्ञानों में निगमन द्वारा प्रस्तुत पुराने नियमों के परीक्षण और नए नियमों के निर्माण में सांख्यिकी रीतियाँ उपयोगी सिद्ध होती हैं। इस कार्य के लिए अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान आदि अनेक विज्ञान सांख्यिकी के आभारी हैं। जो भी जैसे अर्थशास्त्र है, जीव विज्ञान है, तो आपने देखा होगा इनमें डाटा चाहिए। तो डाटा के आधार पर कोई भी नियम या कोई भी सिद्धांत बनता है, तो उसके लिए डाटा चाहिए, और डाटा अपने को उपलब्ध होता है सांख्यिकी के द्वारा। साथ में विस्तार का आभास करना। सांख्यिकी की सहायता से किसी घटना के विस्तार या किसी समस्या की वास्तविक महत्ता का ठीक आभास हो जाता है। समकों के रूप में दिए गए विवरण अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं, उनसे अनेक तथ्यों का पता चल जाता है। उदाहरण के लिए यदि कहा जाए कि 1981 और 1991 के बीच की अवधि में भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, तो इससे समस्या की गंभीरता का सही पता नहीं चलेगा। परंतु यदि यह कहा जाए 1981 में भारत की जनसंख्या 68.33 करोड़ थी, जबकि 1991 में बढ़ के होगी 84.63 करोड़, तो समस्या के आकार का कुछ आभास होने लगेगा। मतलब समस्या क्या है उसको अगर आप डाटा, मैंने पहले भी आपने इसमें चर्चा की है, समस्या को अगर डाटा के द्वारा पेश होगा तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि ज़्यादा गंभीर है, कम गंभीर है। अगर कहा जाए कोई समस्या है, समस्या तो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो उसका अगर आप आंकड़ों में उसको पेश करोगे तो उसकी गंभीरता का आप सही अनुमान लगा सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।